नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह रावत आप सभी का सक्षम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम ठीक उसी विजय सर के जो ने अनुरोध आप लोगों से किया था, जो आपसे वादा किया था, उस वादे को देखते हुए आज हम लोग एनटी ग्रेड के सामान्य अध्ययन का जो 30 नंबर का सभी पेपरों में कॉमन है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ सिलेबस या पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। उस 30 नंबर में इतिहास का बहुत अहम रोल होने वाला है, तो उसी इतिहास के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो 30 नंबर की क्लास है, यूट्यूब पर सभी लोग जो है पेड क्लासेस चला रहे हैं और सक्षम एकेडमी विगत 2017 से जो है अभी 2025 तक ये टीचर भर्ती के लिए जो है प्रतापगढ़ में एकमात्र संस्थान है जो सर्वाधिक सिलेक्शन दिया है। तो हमारी तरफ से ये पहल चलाई जा रही है, एक छोटी सी पहल है जिसमें आप लोग का सहयोग चाहिए होता है। तो बात करते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को आप लोग को पता है कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोग पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। तब जैसे इतिहास की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, इतिहास की शुरुआत की बात करें, तो इतिहास की शुरुआत हम लोग मानव की उत्पत्ति एवं विकास से करते हैं। और इस मानव की उत्पत्ति एवं विकास में जब तक मानव की उत्पत्ति और विकास नहीं होगा तब तक ऐतिहासिक परिघटना पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। तो उसी को देखते हुए मानव की उत्पत्ति की अगर हम बात करें, तो हमारे जो आदि पूर्वज थे आस्ट्रेलोपिथेकस, और खड़े होकर जो चलने वाले मानव थे होमो इरेक्टस, और जो सबसे बुद्धिमान मानव थे जो पूरा पाषाण काल में आपके उच्च पूरा पाषाण काल में जन्मे थे, होमो सेपियंस। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे जो एग्जाम में कभी कभी आ। फिर प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जिस इतिहास के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, इसमें हम साक्ष्यों के माध्यम से ना, उसके बाद खुदाई करके और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर भी हमें जानकारी मिलती है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। इन इतिहास काल के बारे में भी कुछ विशेष जानकारी हम लोग को विशेष जानकारी नहीं है। औजारों के माध्यम से ना, उसके बाद खुदाई के माध्यम से हम इन कालों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें आपका 3 कालखंड है। इसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका आ जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो जो पूरा पाषाण काल होता है इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल की टाइम पीरियड है जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आपका 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल चलता है, जिसका 3 कालखंड होता है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। और उच्च पूरा पाषाण काल में हम आप लोग या हमारे पूर्वज, ठीक है, होमो सेपियंस जिसको बुद्धिमान मानव कहते हैं, इनका जो है प्रादुर्भाव हुआ था। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 5,050 ईसा पूर्व तक, ये आपका चला था मध्य पाषाण काल। उसके बाद फिर आया है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 5,500 से लेकर आपका 3,000 ईसा पूर्व तक जो है नव पाषाण काल चलता है। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ऐतिहासिक काल की बात करें, देखिए ऐतिहासिक काल मान तो लेते हैं हम सिंधु घाटी और वैदिक काल को ऐतिहासिक काल के रूप में, लेकिन यहाँ पर मौखिक रूप से लोगों को जानकारी होती थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो आता है वो ऐतिहासिक काल की पहली परिघटना थी, और इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता या आपका कांस्ययुगीन सभ्यता ना, आपका सैंधव सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपियां थी वो भाव चित्रात्मक थी, पढ़ी लिखी नहीं जा सकती थी। ऐसे ही आपका वैदिक काल में था। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। आर्यों का आगमन वैदिक काल में हुआ था ना। बगाज कोई अभिलेख अगर आपको याद होगा तो मैक्स मुलर ने बगाज कोई अभिलेख से जानकारी मिलती है, उसमें कहा कि भैया आर्य कहाँ से है, मध्य एशिया से आते हैं। जबकि कई सारे लोगों ने कहा, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है आपका आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदास, मतलब वेदों का कह लो होम, तो वो क्या है भैया, आर्कटिक है, उत्तरी ध्रुव है। ऐसे ही दयानंद सरस्वती ने कहा कि भैया आर्य आएंगे तिब्बत से। तो उन सबकी जानकारी हमें मिलती है। इस वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल में, इसका आपको पता ही 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व टाइम पीरियड है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1,000 ईसा पूर्व से लेकर आपके 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। फिर आपकी 6ठी सदी में
छठी सदी में मगध का उत्कर्ष प्रारंभ हो जाता है। मगध मगध के उत्कर्ष में आपने हर्यक वंश देखते हैं। उसके बाद नागवंश देखते हैं। नागवंश के बाद आपका नंद वंश वगैरह आप देखते हैं। नो, तो ये मगध की उत्कर्ष है। इसी मगध के उत्कर्ष के दौरान ही आप लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का क्रम बढ़ जाता है। कर्मकांड बढ़ने की वजह से लोग धीरे धीरे अपने धर्म से दूर होते रहे। लोगों को पूजा अर्चना करने में, ठीक है, कई सारी दिक्कतें आने लगी। तो 62 नए धर्म इसी समय उदय हुआ था कर्मकांडों के बढ़ने के कारण। और उस 62 नए धर्मों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आता है। फिर इसी समय आपका उत्तर वैदिक काल के बाद ही आपका 16 महाजनपदों का उदय होता है। उन 16 महाजनपदों में ही एक था आपका क्या, मगध का उत्कर्ष। सबसे शक्तिशाली आपका होता है मगध। इसमें आप हर्यक वंश पढ़ते हैं, नाग वंश पढ़ते हैं, नंद वंश पढ़ते हैं ना, ये सब वंश आपका इसी दौरान हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद फिर मौर्य काल आता है। सबसे महत्वपूर्ण आपका फेवरेट टॉपिक होता है आपके एग्जामिनर का, मौर्य काल, गुप्त काल, ठीक, ये सब फेवरेट टॉपिक होते हैं प्राचीन इतिहास में। मौर्य काल में भी कौन सा फेवरेट होता है भैया, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ना, आपका नीलकंठ शास्त्री कहते हैं सम्राट अशोक का आपका प्रकृति का ज्यादा ज्ञान था, मानव सभ्यता का ज्यादा ज्ञान था। इसने केवल अपने इतिहास पूरे जीवन काल में एक ही जो है युद्ध लड़ा, खंडन का युद्ध ना। तो अशोक महान की अकबर महान का एक जो है कटाक्ष लोग बोल देते हैं कौन ज्यादा महान है, तो नीलकंठ शास्त्री कहते हैं भैया अशोक ज्यादा महान है। अशोक के ऐतिहासिक कल्चर जैसे आपका बृहद आपका शिलालेख है, लघु शिलालेख है, गुहा लेख है, इनसे हमें जो है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और यही अशोक के समय में आपको याद होगा 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का पहले सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद फिर आते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के दौरान अगर आपको याद होगा तो भारत पर सफल विदेशी आक्रमण होता है। सफल विदेशी आक्रमण में हिंद यमन, फिर आपकी आती है भैया शक, फिर उसके बाद पहलव, पहलव के बाद फिर आपका कुषाण, कुषाण के बाद हूण। ये आक्रमण करते हैं, ये सफल आक्रमण होते हैं। अगर असफल आक्रमण की बात करें तो इसी आपके मगध के उत्कर्ष के दौरान ही आपके असफल ठीक है विदेशी आक्रमण हुए, जिसमें आपका हकमनी वंश, कौन सा वंश भैया, हकमनी या ईरानियों, हकमनी या किसने भैया, ईरानियों ने भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, लेकिन वो असफल हुआ, सफल नहीं हुआ था। दूसरा क्या था भैया, दूसरा यूनानियों ने किया था सिकंदर के रूप में 326 ईसा पूर्व में। आपको याद होगा उस समय घनानंद जो है भारत का राजा था और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। तो वो भी असफल आक्रमण हुआ। सफल आक्रमणों का क्रम हिंद यमन, शक, पहलव, कुषाण और हूण। कुषाण को युवती कबीला, हूण को हुगुनी कबीला कहा जाता है। इन्हीं, ठीक है, एक तरफ तो ये हम मौर्योत्तर काल में पढ़ते हैं, दूसरी तरफ मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ते हैं शुंग वंश। कौन सा वंश भैया, शुंग वंश। शुंग वंश के बाद चेदी वंश, ठीक है, चेदी वंश के बाद आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल में दो तरीके के इतिहास आप पढ़ेंगे, कि भारत के मध्य में और एक भारत के पश्चिमोत्तर सीमा में। हिंद यमन शक, पहले कुषाण हूण, उसके बाद शुंग वंश, चेदी वंश, आंध्र सातवाहन वंश। इनमें आंध्र सातवाहन वंश सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। फिर आ जाता है भैया हमारा गुप्त काल। गुप्त काल तक अगर आपको याद होगा तो महाभारत और रामायण जैसे जो कथानक आपके जो महाकाव्य है, इनका जो कथानक है वो गुप्त काल तक मिलता है ना। गुप्त काल में, गुप्त काल से लिखा हुआ या गुप्त काल में लिखा हुआ प्रतीत होता है। तो गुप्त काल में आपकी स्थापना की बात करें तो 319 ईस्वी में गुप्त काल की स्थापना हुई। श्रीगुप्त या कहीं कहीं घटोत्कच मिल जाता है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण की बात करें शासकों में तो चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। इनके दरबार में आपके नवरत्न रहा करते हैं, जिसमें कालिदास, खरपर, शंकु वगैरह, बैताल भट्ट वगैरह, अमर ठीक है सिंह वगैरह, ये सब रहा करते थे। उसके बाद फिर ये गुप्त काल 319 ईस्वी से लेकर 525 ईस्वी तक चलता है। फिर आ जाता है हमारे वर्धन काल। वर्धन काल की बात करें तो गुप्तों के बाद जो है वर्धन जो थानेश्वर के पुष्य भूति वंश के रूप में जाने जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद फिर आपका 150 से लेकर 200 साल जो है त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है कन्नौज को लेकर। इसमें पाल, प्रतिहार और कौन थे भैया आपके राष्ट्रकूट शामिल थे। फिर हम लोग आ जाते हैं राजपूत की उत्पत्ति,
राजपूत के अग्निकुंड सिद्धांत आपको पता ही होगा, माउंट आबू पर्वत पे ना राजपूत के अग्निकुंड सिद्धांत से राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से चौहान, परमार, चालुक्य, उसके बाद आपके ये प्रतिहार। तो चौहान, परिमार, प्रतिहार और चालुक्य ये राजपूत थे। इनमें सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे भैया? चौहान। फिर इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है भैया मध्यकालीन इतिहास। इस मध्यकालीन इतिहास में पहले हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम का उदय, पैगंबर मोहम्मद साहब वगैरह। इस्लाम के उदय के बाद फिर अरबों का भारत पर आक्रमण मोहम्मद कासिम के रूप में। उसके बाद फिर तुर्कों का आक्रमण भारत पर महमूद गजनवी के रूप में, मोहम्मद गौरी के रूप में, ठीक है, जिसको हम बुद्ध सिकंद भी कहते हैं महमूद गजनवी को ना। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण वगैरह किया वो सब की, तो ये क्रम आपको हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाता है हमारा भैया मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने गुलाम वंश की नींव रखी। इसे ममलूक वंश भी कहते हैं। 1206 से लेकर 1290 का जो टाइम पीरियड है वो किस रूप में जाना जाता है भैया? गुलाम वंश या ममलूक वंश के रूप में। फिर आगे बढ़ते हैं, खिलजी वंश आ जाता है। इस खिलजी वंश में 1290 से 1320। गुलाम वंश की बात करें तो महत्वपूर्ण शासक है भैया कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश ना, ये महत्वपूर्ण शासक है। उसके बाद एक इसमें बलबन भी आ जाते हैं। कौन आता है? बलबन। बहराम शाह वगैरह हैं, बलबन वगैरह हैं, रुकनुद्दीन फिरोज वगैरह हैं, ये सब गुलाम वंश के, ममलूक वंश के शासक। फिर खिलजी वंश की बात करें, खिलजी वंश में आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक है कौन भैया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पर ही पूरा खिलजी वंश टिका हुआ, 1290 से 1320। फिर तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 ईस्वी की आपका ईस्वी जो है तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में आपका गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक है, और उसके बाद आपका फिरोज शाह तुगलक है। ये जो है महत्वपूर्ण शासक है। बाकी और भी 2-3 शासक इसमें आपके रहे। सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद जो है अगले शासक के रूप में सैयद आए थे ना। सैयद वंश का जो टाइम पीरियड है 1414 से 1451 का क्रोनोलॉजी क्रम पूछ लेता है इतिहास में कभी कभी। फिर आपकी लोधी वंश है, 1451 से 1526 तक लोधियों ने शासन किया भारत में ना। यहाँ तक आपका दिल्ली तक क्या करता है भैया? दिल्ली। और आपको पता है कि सिकंदर शाह लोधी ने 1500 आपके 4 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई और परिवर्तित की, आगरा नगर की स्थापना की, और आगरा दिल्ली से आगरा राजधानी क्या कर ली? हस्तांतरित कर ली थी। लोधी वंश में कौन भी है? सिकंदर शाह लोधी। 1451 से 1526 कौन शासक होते हैं? बहलोल लोधी, सिकंदर शाह लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का सामना होता है मुगल वंश के संस्थापक बाबर से, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से जाने जाते हैं। 1526 ईस्वी में आपका ये पानीपत के प्रथम युद्ध में हारते हैं। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया था वो थे भैया इब्राहिम लोधी। कौन मारा था भैया? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद फिर बाबर के बाद हुमायूं का जो टाइम पीरियड है, एक 1530 से 1540, दूसरा 1555 से 56। फिर आपके आ जाएंगे अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये महत्वपूर्ण शासक होते हैं मुगल वंश। तो इस मध्यकालीन इतिहास में आपका जो महत्वपूर्ण वंश है खिलजी वंश है, गुलाम वंश है, ठीक है, तुगलक वंश है, और उसके बाद मुगल वंश है। ये वंश पूछे जाते हैं लेकिन उतने महत्वपूर्ण वंश नहीं है, ठीक। लेकिन एग्जामिनर उन महत्वपूर्ण वंश से ही नहीं पूछता, अब इनका क्रोनोलॉजी क्रम भी पूछ लिया, कौन कौन शासक का क्रम क्या है। सैयद वंश में जो है शासकों का क्रम क्या है ना, सैयद वंश लोधी वंश के शासकों का क्रम क्या है, तो ऐसे भी क्रोनोलॉजी क्रम बना। फिर उत्तर मुगल कालीन शासक आ जाते हैं, जिसमें आपका ठीक बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जहांदार शाह, फर्रुख सियर वगैरह है, लम्फट मूठ वगैरह है, घृणित कायर वगैरह है ना, फर्रुख सियर वगैरह को घृणित कायर वगैरह। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह रंगीला शासक मिल जाएगा। इसी में आपको मिल जाएगा अकबर तृतीय वगैरह, जिन्होंने जो है राजा राम मोहन राजा की उपाधि वगैरह दी थी। उसके बाद फिर आ जाएंगे अंतिम मुगलकालीन शासक के रूप में बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली से विरोध किया था और उनको रंगून भेज दिया गया था। फिर आप बात कर लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आपको पता ही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा आपके सिलेबस में दिया गया है। तो उन्हीं क्रम में हम लोग बात करते हैं। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे विदेशी कंपनियों को भारत में आगमन। पहले कौन आया भैया? पुर्तगाली, उसके बाद फिर अंग्रेज, फिर उसके बाद डच, फिर फ्रांसीसी, फिर आपका डेनिश,
फिर मराठा साम्राज्य का उदय वगैरह पढ़ेंगे, शिवाजी मराठा वगैरह की बात करेंगे, संभाजी वगैरह की बात करेंगे, साहूजी महाराज वगैरह की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेशवा, बालाजी बाजीराव विश्वनाथ बालाजी प्रथम ना, ये सब पेशवाओं का पढ़ेंगे। बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी उसमें कौन सा आपका पेशवा था, वो सब हम लोग बात करेंगे। फिर सिख संप्रदाय की बात करेंगे, गुरु नानक, गुरु अंगद, न गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, न गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, हर गोविंद, उसमें गुरु तेज बहादुर के बाद गुरु नानक ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति तत्कालीन कारण था चरबी लगे कारतूस, मंगल पांडे ना इस आंदोलन को लीड करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं बैरकपुर छावनी से। 34 नेटिव इन्फेंट्री, ये क्या थे, ये एक सिपाही थे। इन्होंने विद्रोह किया। अपने विद्रोह के बाद अपने ही अधिकारी जनरल बागवत की हत्या कर डालते हैं। 8 अप्रैल को इनको फांसी हो जाती है। फिर ये खबर अवध रेजिमेंट से फिर कहाँ पहुंचती है भैया, मेरठ छावनी पहुंचती है। और 10 मई 1857 को विद्रोह होता है। 11 मई को दिल्ली कूच करते हैं। 1857 की क्रांति होती है। इसमें आपका जो है जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो अछूती थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह हम लोग नहीं कर पाते, जबकि डिसरायली ने इन्हें राष्ट्रीय विद्रोह कहने का कार्य किया था। फिर 1885 का आपका आता है भैया कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तब पर भी लाला लाजपत राय कहते हैं कि भैया कांग्रेस लॉर्ड कैप्टन के दिमाग की क्या है भैया, उपज। इसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन वगैरह की बात करते हैं। कांग्रेस की अधिवेशन में कौन सी बातें हुई हैं सबकी चर्चा करेंगे ना। कौन कौन अध्यक्ष रहा, जैसे प्रथम अगर आठ अधिवेशनों की बात करें तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, नागपुर, इलाहाबाद, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 और 92, ये लगातार 8 अधिवेशन है, जिनमें पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी, चौथे थे जॉर्ज लुई, ये सभी प्रथम थे ना। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उसके बाद जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज ल्यूई जी। तो शुरुआती के चारों अधिवेशन जो है प्रथम रहेंगे। प्रथम महिला एनी बेसेंट हुई, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू हुई, दूसरी भारतीय महिला नलिनी सेन गुप्ता हुई, ठीक। सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस की बात करेंगे तो उसके बाद बंगाल विभाजन होगा, बंग भंग आंदोलन होगा, स्वदेशी आंदोलन होगा। स्वदेशी आंदोलन के बाद इसी को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। राखी दिवस मनाई जाएगी, एकता दिवस मनाया जाएगा। तो उसके बाद फिर होगा मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना बात करें, बंगाल विभाजन का बीज बोना ही भारत विभाजन का बीज बोना कहा जाएगा। न बंगाल विभाजन होता, न मुस्लिम लीग बनती, न पाकिस्तान की मांग होती और न ही भारत का विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, इसके बीच में कुछ परिघटना होती है। 1909 का माल्य मिंटो सुधार अधिनियम आता है, जिसको हम माल्य मिंटो सुधार अधिनियम या 1919 का भारत वर्ष अधिनियम के नाम से जानते हैं। मुस्लिमों को सांप्रदायिक रूप से निवासक मंडल दिया गया, पृथक निवासक मंडल दिया गया। भारतीयों को बजट पर बोलने के साथ साथ पूरा प्रश्न पूछने के अधिकार दिए गए और एक वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक संविधि सरकारी सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की क्या हुई, नियुक्त हुई। फिर 1911 का दिल्ली दरबार आता है, ठीक है। राजा जॉर्ज पंचम, रानी मेरी के आगमन पर ये तीसरा दिल्ली दरबार था ना। बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ना, कई सारी प्रक्रिया, नई दिल्ली नगर की स्थापना की गई थी। फिर 1912 में हार्डी बम कांड, 13 में होता है गदर पार्टी की स्थापना, 14 में होता है कामाघाटा मार्ग घटना, 15 में हिंदू महासभा की स्थापना और 15 में होता है इस सदी का महान व्यक्तित्व का आगमन, महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ भैया? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 22 वर्षों तक ये दक्षिण अफ्रीका में रहे, 21 वर्ष उस माह के लगभग हम 22 वर्ष कह देते हैं। महात्मा गांधी के क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं चंपारण बिहार, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा गुजरात। उसके बाद 1916 में ही जो है एक तरफ होम रूल चलता रहता है, बाल गंगाधर तिलक का, दूसरी तरफ आपका इनहिबिशन निकाल। फिर उसके बाद 1917 में आपका मांटेग्यू घोषणा होती है। उस घोषणा से 2 अधिनियम आते हैं, 2 एक्ट आते हैं। एक रॉलेट एक्ट आएगा, एक 1919 का भारत शासन अधिनियम आएगा। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए ही जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। उन निहत्तों पर जो है गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी का नेचर क्या हो गया? असहयोग हो गया। इसके पहले ही आपका विश्व भर में खिलाफत आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद तुर्की को ब्रिटेन ने सबक सिखाने के लिए तुर्की में जो आपके धार्मिक नेता होते हैं खलीफा, उनके पद की समाप्ति की घोषणा के समाप्ति की बात कही। इसका विश्व भर मुसलमानों ने विरोध किया था, उसी को खिलाफत के नाम से जाना जाता है।
फिर असहयोग आंदोलन होता है कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जो है अंग्रेज से नाराज होकर जो सहयोग का लीडर था उसको असहयोग कर देते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद फिर इसी के दौरान आपका असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा घटना हो जाती है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में ना, उसके बाद 1923 में कानपुर षड्यंत्र होता है। 1924 में एचआरए की स्थापना होती है। 1925 में ही एचआरए के सदस्यों द्वारा काकोरी घटना की जाती है। काकोरी घटना के बाद 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की जाती है। 1927 में साइमन कमीशन चलता है। 1928 में भारत पहुंचता है। लाल लाजपत राय पर लाठीचार्ज होती है और लाठीचार्ज में सैंडर्स ने करवाया था। फिर सैंडर्स की हत्या होती है दिसंबर 1928 में, ठीक है। और जब 1928 में लाहौर षड्यंत्र में सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। फिर 8 अप्रैल 1929 को इसी के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड होता है। उसके इसी दौरान में 28 में नेहरू रिपोर्ट सौंपते हैं। उसके बाद जिन्ना 14 सूत्री मांग करते हैं ना, और 1930 के ही में ही रतिन दास द्वारा जो है 64 दिन की भूख हड़ताल की जाती है, मृत्यु हो जाती है और महात्मा गांधी 11 सूत्री मांग हो सकती है। महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग को ठुकरा देने के बाद महात्मा गांधी फिर सविनय वर्गीय आंदोलन करेंगे। प्रथम गोल में सम्मेलन इसके बाद होगा सविनय वर्गीय आंदोलन, ठीक है। आपकी जो डेट थी 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी सविनय वर्गीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं। 12 मार्च निकलते हैं साबरमती आश्रम से। साबरमती से आश्रम से निकलने के बाद ये पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को दांडी। 24 दिन की यात्रा से 385 किलोमीटर 240 मील ना, और 78 या कहीं कहीं मिल जाता है 79 अनुयायियों के साथ इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। तो इस 6 अप्रैल की डेट को सविनय वर्गीय आंदोलन की शुरुआत। इस 1930 के दशक में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इसी कारण भाग नहीं ले पाती है। राजेंद्र प्रसाद का वक्तव्य आता है, बिन दूल्हे की क्या गई है बारात। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के न जाने के कारण जो है असफल हो जाता है। फिर इरविन पर दबाव बनाया जाता है कि जो है कांग्रेस के साथ संबंध स्थापित करिए, कांग्रेस से बात करिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए। तो कांग्रेस की कमेटी ने महात्मा गांधी को इसके लिए चुना। महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में बात अटक जाती है दलित को पटक निर्वाचक मंडल देने पर और महिलाओं को पटक निर्वाचक मंडल देने पर। उसके बाद फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है। असफल होने के बाद फिर आपका आता है सामुदायिक पंचायत, अंग्रेजों द्वारा सामुदायिक पंचायत या आपका कम्युनल अवार्ड लाया जाता है, और जिसका जो है इसके विरोध में महात्मा गांधी जो है पुणे नर्मदा जिले में आमरण अनशन चालू कर देते हैं, लोग हड़ताल चालू कर देते हैं। फिर गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है जिसको पूना समझौता कहा जाता है। फिर उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। उसमें जो है भले दलितों के लिए पतंग निर्वाचक मंडल आ गए थे लेकिन मानने वाला कोई नहीं था। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का ही एक प्रारूप का श्वेत पत्र जारी किया गया। उस श्वेत पत्र के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में वो जारी होता है। फिर इसी के बाद आपका 1937 में चुनाव होता है। 1939 में कांग्रेस का मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया जाता है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया जाए क्योंकि भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाता है लाल लिंको द्वारा। फिर अगस्त प्रस्ताव आएगा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव लाल लिंको द्वारा जारी किया जाएगा और उसी के विरोध में महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही की बात करें तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो ब्रह्मदत्त। ये थे सत्याग्रही। उसके बाद फिर आपका क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा और उसमें भी कहा जाएगा डोमिनेट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। संविधान निर्माता सभा का निर्माण किया जाएगा, परंतु कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा ना, इसके बारे में जानकारी नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं उत्तर दिनांक चेक, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं दिवालिया होने वाला बैंक। तो कांग्रेस द्वारा इस क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया जाता है। उसके विरोध में कांग्रेस शुरू करती है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी का साथ कांग्रेस नहीं देती है पहले। फिर महात्मा गांधी कहते हैं मैं देश की रेत से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फिर कांग्रेस मजबूरी बस महात्मा गांधी का इस आंदोलन में साथ देते हैं। महात्मा गांधी का जो नेचर था, ठीक है, अहिंसा का, अब वो हिंसात्मक हो गया, ऐसा पट्टाभ सीताराम भैया कहते हैं। जैसे लगता है कि महात्मा गांधी के ऊपर पैगंबर की सवारी आ गई है। जो महात्मा गांधी पहले अहिंसक होने की बात करते थे आज हिंसा की बात कर रहे हैं, क्यों ना करें। जैसे अगर रामायण आप लोग देखते तो रामायण में भी भगवान श्री राम ने
समुद्र मंथन के दौर समुद्र जब जो है लंका पर जा रहे हैं तो समुद्र पे पुल बनाने के लिए समुद्र के सामने समुद्र महाराज के सामने 3 दिन का अन्न विनय किया था। विनय न माना जड़ जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपता भय भीन होय न प्रीत। महात्मा गांधी राम के बड़े चहेते और राम के ही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, तो उन्होंने क्या किया भैया, अब करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर डाली। 9 अगस्त 1942 की डेट रखी गई थी और 8 अगस्त 1942 को ही अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो वार चलाकर प्रमुख नेताओं की क्या कर ली गई, गिरफ्तारी की लगी। उसके बाद आप जयप्रकाश नारायण देखते हैं आजाद दस्ते का निर्माण करते हैं। अंतर ठीक है भूमिगत जो है रेडियो का संचालन किया जाता है। समानांतर सरकारों की स्थापना की जाती है ना। उसके बाद फिर आपका इसी दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कोलकाता से पेशावर होते हुए रूस होते हुए बर्लिन पहुंचते हैं। बर्लिन में मिलते हैं भैया, हाँ आपके जर्मनी के जो आपके नेता थे, इसको हम लोग जो है बहुत ही कट्टरपंथी नेता हिटलर के नाम से जानते हैं, उनके लोगों द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी जाती है। फिर उसके बाद नेताजी सिंगापुर में आते हैं, ठीक है, आपके आजाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ बनाए जाते हैं जुलाई 1943 में। और उसके बाद फिर अक्टूबर 1943 में यही सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर डाली, जिसमें नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और एक महिला ब्रिगेड भी थी, जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के नाम से जानते हैं। फिर आपका इन्हीं लोगों पर मुकदमा वगैरह चलाया गया था 1944 में। 1944 में सीआर फार्मूला आता है। 1945 में विवल योजना आती है। विवल योजना में शिमला में समझौता किया जाता है। फिर आपका आता है भैया कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946 को, और ये कैबिनेट मिशन होता है, मुस्लिम लीग त्याग पत्र दे देती है और उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस करती है। फिर 3 जून 1948 को माउंटबेटन एक योजना प्रस्तुत करते हैं कि भारत का विभाजन, भारत संघ का विभाजन होगा, पाकिस्तान और एक भारत होगा। इसमें पाकिस्तान को 2 भागों में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। तो ये रहा आपका एलटी ग्रेड का कुछ इतिहास का सिलेबस, जो हम लोग के द्वारा आपको जो आपका कॉमन विषय है सामाजिक विज्ञान के, उस कॉमन विषय के रूप में हम लोग पढ़ाएंगे इतिहास। प्रागैतिहासिक का मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आदि भारत के इतिहास में। तो यहीं तक आज की क्लास हम लोग रखते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो यूजफुल मतलब जो आपके मदद जिसको इस क्लास में की रिक्वायर्ड है, उन लोगों के पास ये क्लास शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।